मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। टाइटैनिक एक ब्रिटिश शिप थी जो 1912 में एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब गई थी। इस मूवी में बहुत सिनेमैटिक तरीके से दिखाया है कि शिप कैसे आइसबर्ग से टकराई और उसके बाद क्या हुआ। पर इस शिप के डूबने के समय कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई थी जो प्राइमरीली मैन मेड मिस्टेक्स थी, यानी अगर वो गलतियां नहीं होती तो शायद टाइटैनिक के दुर्घटना में इतने लोग नहीं मरते। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1909 से। ये वो साल था जब टाइटैनिक की कील लेइंग सेरेमनी हुई थी। ये कील हिंदी वाला कील नहीं, इंग्लिश वाला कील है। किसी भी शिप का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको अंग्रेजी में कील कहते हैं। तो किसी भी शिप की जिस दिन कील रखी जाती है उस दिन एक सेरेमनी होती है, जिस सेरेमनी को टिपिकली उस शिप का बर्थडे मान लेते हैं। टाइटैनिक की कील 1909 में रखी गई थी और 1911 में यानी 2 साल बाद उसको लॉन्च किया गया। टाइटैनिक की पहली सेलिंग जो तय हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में साउथहैम्पटन से लेके यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क तक। टाइटैनिक को बनाया था एक ब्रिटिश कंपनी ने जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन, और इसी कंपनी ने 2 और शिप्स बनाई थी जो कि टाइटैनिक की सिस्टर शिप्स थी, यानी उनका डिजाइन और अपीयरेंस ज्यादातर टाइटैनिक की तरह था। इसमें से पहली शिप थी आरएमएस ओलंपिक, उसके बाद टाइटैनिक आई और उसके बाद आई थी आरएमएस गिगैंटिक, जिसका नाम चेंज करके बाद में आरएमएस ब्रिटानिक हो गया था, और इसको लॉन्च किया गया था 1914 में। मैं टाइटैनिक के डिजाइन के बारे में या डिमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ के बारे में उतनी बात नहीं करूंगा, सिर्फ उन फैक्ट्स की हम बात करेंगे जो कि यहाँ हमारे लिए रेलेवेंट है। पहली बात यह कि टाइटैनिक की जो टॉप स्पीड थी वो थी 23 नॉट्स। अच्छा, शिपिंग की भाषा में स्पीड को आप नॉट्स में एक्सप्रेस करते हो। जैसे लैंड में कोई गाड़ी चला रहे हो आप तो उसकी स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में कहते हो इंडिया में, वैसे शिप में होता है नॉट्स में। टाइटैनिक की टॉप स्पीड थी 23 नॉट्स जो कि किलोमीटर पर आवर में बन जाता है लगभग 42.6 किलोमीटर पर आवर। टाइटैनिक की ओवरऑल पैसेंजर कैपेसिटी जो थी वो थी 3547 पैसेंजर्स की, क्रू को मिला के। पर जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन टाइटैनिक के अंदर 2208 पैसेंजर्स और क्रू चल रहे थे। ये दोनों डिटेल्स आगे जाके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी 10 अप्रैल 1912 को, और 4 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल को रात के 11:30 बजे के आसपास टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराती है, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद लगभग 2 घंटे 40 मिनट के बाद वो डूब जाती है। जब टाइटैनिक का इस आइसबर्ग या बर्फ की चट्टान के साथ कोलिजन हुआ उस समय टाइटैनिक 21 नॉट्स की स्पीड पे चल रही थी। ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बताया कि टाइटैनिक की टॉप स्पीड थी 23 नॉट्स और वो 21 नॉट्स पे रात के 11:30 बजे चल रही थी। अब बात करते हैं मैन मेड मिस्टेक्स की। तो किसी भी शिप पे जो सबसे बड़ा अफसर होता है, जो शिप का कमांडिंग अफसर होता है, उसको आप कैप्टन कहते हो। कैप्टन शिप के एक हिस्से में ज्यादातर टाइम रहता है, वहीं से शिप को कंट्रोल करता है, वहीं से वो ऑर्डर देता है, तो उस हिस्से को ब्रिज कहते हैं। अब कैप्टन भी भाई एक इंसान है, उसको भी खाना खाना है, तो जब उसको रेस्ट करना होता है या खाना खाना होता है तो अपने ब्रिज से जनरली चले जाते हैं और अपनी जगह पे एक दूसरे व्यक्ति को चार्ज देके जाते हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो जनरली शिप का सेकंड इन कमांड होता है, जिसको शिपिंग की भाषा में फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं। तो टाइटैनिक पे फर्स्ट ऑफिसर थे विलियम मर्डॉक। जब रात के 11:40 पे विलियम मर्डॉक ने बिल्कुल सामने उस आइसबर्ग को देखा, तो अभी आइसबर्ग थोड़ा दूर था, तो कुछ मिनट का टाइम मर्डॉक के पास था। तो इस टाइम में उन्होंने फटाफट कुछ ऑर्डर्स दिए। उनका पहला ऑर्डर था फुल स्टॉप या ऑल स्टॉप, और उसके तुरंत बाद उनका ऑर्डर था हार्ड टर्न टू स्टारबोर्ड। इन दोनों ऑर्डर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। फुल स्टॉप या ऑल स्टॉप होता है शिप के सारे इंजन्स को ऑफ कर देना। तो मान लीजिए कि जैसे आप कभी रोड पे अपनी बाइक चला रहे हो या फिर कार चला रहे होते हो और ढलान है रोड पे, तो अगर आपने अपनी कार के इंजन को ऑफ कर दिया तो कार आपकी फिर भी चलती रहती है, उसको रोकने के लिए आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ही शिप में अगर शिप एक स्पीड पे चल रही है और आपने इंजन्स ऑफ कर दिए तो शिप रुकती नहीं है, बस वो आगे चलने के लिए जो इंजन को पुश कर रहा था वो होना बंद हो जाता है। तो ये तो हो गया ऑल स्टॉप। दूसरा ऑर्डर था हार्ड टर्न टू स्टारबोर्ड। इसमें 2 हिस्से हैं, एक है हार्ड और एक है टर्न टू स्टारबोर्ड। शिपिंग की भाषा में स्टारबोर्ड मतलब होता है राइट साइड और पोर्ट मतलब लेफ्ट। तो उन्होंने हार्ड और स्टारबोर्ड का जब ऑर्डर दिया, इसका मतलब वो चाह रहे थे कि शिप लेफ्ट साइड पे मूव करे, क्योंकि उस टाइम शिप जिस तरह काम करती थी उसमें आप जब हार्ड और स्टारबोर्ड कहते थे तो जो हेम्समैन है, मतलब जो शिप के स्टीयरिंग व्हील को चला रहा है, वो लेफ्ट की तरफ घुमाएगा, तब शिप लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। तो इस ऑर्डर में हार्ड का मतलब क्या है? हार्ड मतलब आपको जो शिप का स्टीयरिंग व्हील है जिसको हेम कहते हैं, आपको उसको लेफ्ट साइड पे तब तक घुमाना है जब तक वो पूरा मैक्सिमाइज ना हो जाए। तो यानी मर्डॉक ने ये ऑर्डर दिया कि तब तक उसको घुमाते रहो जब तक वो पूरा एकदम लेफ्ट साइड में घूम ना जाए। आपने देखा होगा कि जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हो और आपको पार्किंग करते समय कोई बहुत एकदम शार्प राइट लेना होता है तो आप कैसे स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह घुमा देते हो, बिल्कुल वही मतलब है हार्ड स्टारबोर्ड का। अब ये जो ऑर्डर्स मर्डॉक ने दिए उसकी वजह से ये हुआ कि शिप ने टर्न करना तो शुरू किया,
पर आइसबर्ग की खास बात ये होती है कि जितना ये पानी के ऊपर दिखता है उससे कहीं ज्यादा, आप समझिए 10-20 गुना ज्यादा आइसबर्ग पानी के नीचे होता है, जो शिप से आपको दिखता नहीं है। और सिर्फ ऊंचा ही नहीं, आइसबर्ग बहुत फैला हुआ भी होता है। तो जब शिप ने लेफ्ट साइड पे टर्न करना शुरू किया तो जो आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा था, जो पानी के ऊपर था, उससे तो शिप बच गई, पर जो आइसबर्ग का निचला हिस्सा था, जो पानी के नीचे था, उस हिस्से ने शिप के निचले हिस्से को बहुत जोर से खरोंच लगा दी और वहां से भी पानी आना अंदर शुरू हो गया। और उसी के लगभग 2.5 घंटे के बाद ये शिप पूरी तरह पानी में डूब गई थी। जब यूएस सेनेट ने इस दुर्घटना की इंक्वायरी की तो जो कैजुअलिटी फिगर उन्होंने रिलीज किया था वो था 1517, और जो ब्रिटिश लोगों ने इंक्वायरी की थी उनका कैजुअलिटी नंबर था 1490। आपने मूवी में एक सीन देखा होगा जब रोज उस शिप के चीफ इंजीनियर से बात कर रही है कि शिप में उतनी लाइफ बोट्स नहीं थी कि अगर शिप में कोई दुर्घटना होती है तो सब लोगों को बचाया जा सके। पर लाइफ बोट से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी चीजें थी जिन्होंने इस दुर्घटना को और भयानक बनाया। शिप टकराई थी रात को 11:40 पे। अब जो शिप का जो मैनेजमेंट था, जो टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने 1 घंटा लगाया ये चीज डिसाइड करने में कि हमको भाई शिप को इवैक्यूएट करना है, लोगों को लाइफ बोट पे बैठा के भेजना है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि शिप की जितना भी क्रू था, उनका जो मैनेजमेंट था, वो इस बात को घोल के पी गया था कि ये शिप अनसिंकेबल है, मतलब टाइटैनिक डूब नहीं सकती। वो इस बात को मान के बैठे थे। तो उनको ये लग रहा था कि ठीक है, अगर आइसबर्ग से हम टकरा भी गए हैं तो कुछ डैमेज हुआ होगा, हम उसको रिपेयर कर लेंगे। उन्होंने ये चीज सोची ही नहीं कि हाँ, हम डूब भी सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने 1 घंटा सिर्फ डिसीजन मेकिंग में लगा दिया। और जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमको लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, तो 1 घंटे के बाद उन्होंने सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया। तो यहां तक ये बात तो हो गई कि आपने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, सिर्फ फर्स्ट क्लास के। उसके बाद एक नया चैलेंज, जब फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स डेक पे आए, मतलब शिप के ऊंचे वाले हिस्से पे जहां से लाइफ बोट्स लॉन्च होने वाली थी, तब उन्होंने एहसास किया कि यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। तो पैसेंजर्स को क्योंकि ये एहसास था कि शिप डूब तो सकती नहीं है, तो वो लोग लाइफ बोट पे बैठने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अगर शिप में कोई डैमेज हुआ भी है तो हम दूसरी शिप का वेट करते हैं, हम शिप से शिप पे ही जाएंगे, लाइफ बोट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और शिप डूबने तो वाली नहीं है। क्यों हम लाइफ बोट पे बैठ के यहाँ से अपने कंफर्ट को छोड़ के शिप से दूर जाएं। तो आप समझ के देखिए कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ऊपर आ चुके हैं डेक पे, उनके सामने लाइफ बोट्स तैयार है, पर वो बैठ ही नहीं रहे थे। और इसीलिए जब स्टार्टिंग की जो लाइफ बोट्स एक्चुअली पानी में लॉन्च हुई, उसमें बहुत ही कम लोग थे। 65 पैसेंजर्स की लाइफ बोट पे कैपेसिटी थी, पर शुरू की 1-2 लाइफ बोट्स में 15-20 इससे ज्यादा लोग बैठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे लाइफ बोट पे बैठने के लिए। एक दूसरा चैलेंज जो लाइफ बोट से रिलेटेड था, वो भी ह्यूमन या मैन मेड मिस्टेक थी। वो ये था कि मूवी में भी दिखाया है कि कैसे ये पॉलिसी उन्होंने बनाई कि पहले हम वुमेन और चिल्ड्रन को इवैक्यूएट करेंगे, यानी औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट पर बैठाएंगे। अब देखने से इस पॉलिसी में कोई बड़ी प्रॉब्लम ऊपर से नजर नहीं आती है, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली बार जब फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स इन लाइफ बोट्स पे बैठना शुरू हुए, पहले तो बैठ ही नहीं रहे थे, पर जब बैठने शुरू भी हुए तो वहां डेक पे उस टाइम इतने लोग ही नहीं थे, इतने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ही नहीं थे, औरतें और बच्चे नहीं थे जो इन लाइफ बोट पे बैठ सके। तो ऑर्डर उनको मिला था कि सिर्फ औरतें और बच्चे जाएंगे। आपने जितने भी पैसेंजर्स हैं उसमें से औरतों और बच्चों को बैठाना शुरू कर दिया, आपने बैठा लिया अपने आसपास जितने भी थे, अब बच्चे औरतें हैं ही नहीं, तो उतने ही लाइफ बोट को भर के उन्होंने भेजना शुरू कर दिया आगे। अगर वो ऐसा करते कि ठीक है, एक औरत और बच्चों को बैठा लिया, तो उसके बदले में एक आदमी को भी बैठा लेते, तो उतने और आदमी बच जाते। हालांकि ये बात सच है कि ये आदमी जो बचते ज्यादातर फर्स्ट क्लास के ही होते, पर एटलीस्ट फर्स्ट क्लास के भी इतने लोगों की जान तो बचती। पर क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि सिर्फ औरतें और बच्चे ही जाएंगे, इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे आदमी मारे गए जो शायद बच जाते। और ये खाली लाइफ बोट जो लॉन्च कर रहे थे, उनको जब बाकी लोग देख रहे थे शिप से कि ये लाइफ बोट तो खाली खाली जा रही है, तो इसकी वजह से वो और डिस्करेज हो रहे थे कि हमको लाइफ बोट्स पे नहीं बैठना है, क्योंकि शायद से ये प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है, कोई दूसरी शिप आके हमको रेस्क्यू कर लेगी। तो इसी वजह से ये जो औरतें और बच्ची वाली जो पॉलिसी है, इसने डबल तरह से नुकसान किया। पहले तो ये कि बहुत सारे आदमी इसमें बच जाते, वो बचे नहीं। और दूसरी बात ये हुई कि जब ये खाली लाइफ बोट्स को लोग देख रहे थे, तो लोग और कन्विंस हो रहे थे कि ये प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है। अगली जो मैन मेड प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस है, और वो शिप के कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। शिप के टकराने के 15 मिनट के बाद शिप के जो प्राइमरी रेडियो ऑपरेटर थे, उनका नाम था जैक फिलिप्स, उन्होंने एक डिस्ट्रेस सिग्नल अपनी चारों डायरेक्शन में भेजना शुरू कर दिया। तो ये उस समय कम्युनिकेशन कैसे काम करता था, ये आपको ब्रीफली समझा देता हूं। उस जमाने में जब शिप सेल करती थी, तो अपने आसपास कोई भी शिप है उनके, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वो 2-3 तरीके इस्तेमाल करती थी। एक तरीका था एक विजुअल सिग्नल, मतलब आप अपनी शिप से कोई फ्लेयर फायर करोगे या फिर एक रॉकेट जैसी चीज फायर करोगे, जब वो ऊपर हवा में जाके
एक्सप्लोड होगी तो उसके कलर से जो आसपास की शिप है वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर फ्लेयर का कोई कलर होता था और हर कलर का कोई मीनिंग होता था। तो डिस्ट्रेस सिग्नल जो है, मतलब खतरा अगर आपको कम्युनिकेट करना है अपनी आसपास की शिप को, तो आप एक रेड कलर का फ्लेयर फायर करते थे। तो अगर आपने रेड फ्लेयर फायर किया तो जो आसपास की शिप्स हैं, जब उन्होंने देखा कि हवा में एक रेड फ्लेयर है तो वो शिप्स आपकी मदद करने के लिए आपकी तरफ पहुंचेंगी। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका था, उस समय तक वायरलेस टेलीग्राफी आ गई थी। उसमें ऐसा होता था कि हर शिप के ऊपर एक वायरलेस ऑपरेटर होता था। उसके पास, उसके कान में हेडफोन लगे होते थे और उसके पास एक मशीन होती थी जिसमें एक स्विच टाइप की चीज थी। जब वो स्विच को दबाता था तो एक रेडियो पल्स जनरेट होता था जो कि आपके शिप से ऊपर से निकलता था और चारों डायरेक्शन में जाता था। और फिर आपके आसपास की रीजन में जितनी भी शिप्स हैं, उन शिप्स पे अगर रेडियो एंटेना लगा हुआ है तो एंटेना उस सिग्नल को कैच करता था और वो सिग्नल फिर जो उस शिप के ऊपर जो ऑपरेटर बैठा है उसके पास हेडफोन जो लगे हैं उसमें आवाज आती थी और उस आवाज से उसको पता चलता था कि क्या सिग्नल उसको रिसीव हो रहा है। ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप टाइटैनिक शिप पे एक रेडियो ऑपरेटर हो और आपको एक वर्ड अपने आसपास सारी शिप्स को ट्रांसमिट करना है। वो वर्ड है टाइटैनिक, फॉर एग्जाम्पल आपको टाइटैनिक वर्ड को सबको ट्रांसमिट करना है। तो इस वर्ड को आप सिर्फ बटन को ऑन ऑफ करके कैसे ट्रांसमिट करोगे? इसका तरीका था मोर्स कोड। मोर्स कोड दरअसल एक स्पेशल तरह का कोड था जो हर अल्फाबेट को एक कोड में कन्वर्ट करता था। अल्फाबेट ए जो है उसका मोर्स कोड होता है डॉट डैश। फिर वैसे अल्फाबेट बी का मोर्स कोड होता है डैश डॉट डॉट डॉट, जिसको नेवी की भाषा में डा डिट 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 कहते हैं। तो ऐसे ही ए बी सी डी ऐसे जेड तक हर अल्फाबेट का एक कोड होता है। तो मान लीजिए कि आपको ए अल्फाबेट ट्रांसमिट करना है तो ए का कोड होता है डॉट और डैश। तो पहले आप हल्के से दबाओगे, फिर प्रेस एंड होल्ड करोगे स्विच को, तो इससे आपने ए ट्रांसमिट कर दिया। ऐसे ही कर करके आप पूरे पूरे वर्ड्स आसपास की शिप्स को ट्रांसमिट कर सकते थे। तो ये तो हो गई वायरलेस टेलीग्राफी काम कैसे करती। तो जब टाइटैनिक 11:40 पे टकराई तो उसके 15 मिनट के बाद जैक फिलिप्स जो टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर थे, उन्होंने CQD ये जो मैसेज है इसको आसपास भेजना शुरू किया। CQD का मतलब होता था ऑल स्टेशंस डिस्ट्रेस। ये एक तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल था जिसको आप तब ट्रांसमिट करते थे जब आप लोगों को बताना चाह रहे हो कि आप बहुत भयंकर खतरे में हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के टाइम पे शिपिंग में या फिर एयरप्लेन्स में डिस्ट्रेस सिग्नल जो यूज होता है वो CQD नहीं है, वो कुछ और है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। हालांकि उस समय ब्रिटिश शिप्स CQD को डिस्ट्रेस सिग्नल की तरह यूज करते थे, पर साल 1909 में सारी इंटरनेशनल शिपिंग कम्युनिटी ने मिलकर एक नया डिस्ट्रेस सिग्नल बना लिया था और ये सिग्नल था SOS। तो जैक फिलिप्स तो सिर्फ CQD ट्रांसमिट कर रहे थे, तो उनके एक साथी थे जो कि रेडियो ऑपरेटर थे, उन्होंने उनको ये सलाह दी कि तुम SOS भी ट्रांसमिट करो क्योंकि सब लोग आजकल SOS फॉलो करते हैं। तो उन्होंने CQD SOS इन दोनों को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। अब कमाल की बात यह है कि जब टाइटैनिक टकराई थी आइसबर्ग से, उस समय उसके पास जो सबसे नजदीक जो शिप थी उसका नाम था SS कैलिफोर्नियन और वो एक्चुअली टाइटैनिक के काफी नजदीक थी। इतनी नजदीक थी कि आइसबर्ग से टकराने के 4 घंटे पहले यानी शाम के लगभग 7:30 बजे कैलिफोर्नियन के कुछ क्रू ने टाइटैनिक को आंखों से देखा था। इतनी नजदीक थी वो शिप, पर उस समय वो लोग पहचान नहीं पाए थे कि जो शिप नजर आ रही है वो टाइटैनिक है कि कोई और शिप है। बहरहाल कैलिफोर्नियन का जो रेडियो ऑपरेटर था उसने शाम के टाइम ही टाइटैनिक को ये मैसेज भेजा था कि जिस एरिया में इस समय हम लोग सेल कर रहे हैं, आप और हम दोनों, यहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग हैं, इसलिए संभाल के सेल करना। और सुनिए, रात के 11 बजे यानी आइसबर्ग से टकराने के 40 मिनट पहले भी कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने टाइटैनिक के ऑपरेटर को मैसेज किया कि हम इतना आइस से घिरे हुए हैं कि हम लोग तो अभी रुक गए हैं, तो आप संभाल के चलिए। पर क्योंकि ये दोनों शिप्स इतने नजदीक थी कि जब कैलिफोर्नियन के ऑपरेटर मैसेज भेज रहे थे तो टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर के हेडफोन्स में बहुत जोर से आवाज आ रही थी, तो उन्होंने अनॉय होकर कहा, शट अप, मैं इस समय दूसरे मैसेजेस रिसीव करने में लगा हुआ हूं। और वो दूसरे मैसेज कहां से आ रहे थे? ये मैसेज आ रहे थे न्यू फाउंडलैंड से। मतलब टाइटैनिक जहां सेल कर रही थी अटलांटिक में, उसके सबसे नजदीक जो जमीन थी वो थी न्यू फाउंडलैंड जो कनाडा में है, और वहां से उनको मैसेज आ रहे थे, वो मैसेज जो कि टाइटैनिक के पैसेंजर्स के लिए थे। तो इसको ऐसे समझिए कि जब एक शिप सेल करती थी तो जो शिप पे लोग हैं उन तक किसी को मैसेज पहुंचाना है, किसी ऐसे इंसान को जो जमीन पे है, तो मैसेज कैसे पहुंचाएगा? उस समय GPS इंटरनेट तो था नहीं, तो वो लोग मैसेज पहुंचाते थे टेलीग्राफ के थ्रू। और जब शिप सेल करती थी तो उस शिप के सबसे नजदीक जो लैंड है, जो भी पोर्ट है, वहां से फिर मैसेज ट्रांसमिट होता था शिप के अंदर। तो रात के 11 बजे जब शिप के ऑपरेटर जैक फिलिप्स को ये मैसेज मिला कि यहाँ पे भयंकर आइस है,
तो उन्होंने शट अप बोल के चुप करा दिया, क्योंकि वो बाकी पैसेंजर्स के मैसेज रिसीव करने में और ट्रांसमिट करने में लगे हुए थे। अब सुनने से ऐसा लगता है कि जैक फिलिप्स ने इस वार्निंग को या इस मैसेज को इग्नोर करके एक बहुत बड़ी लापरवाही की, और ये एक्चुअली लापरवाही थी भी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई। पर अगर रियलिस्टिकली देखें तो आज भी पूरी दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों किस्से, मैं कहता हूँ डेली होते होंगे, जब जो ऑपरेटर्स हैं ऐसे छोटे मोटे मैसेजेस को इग्नोर कर देते होंगे। पर बात यह है कि जो छोटे मोटे मैसेज आप इग्नोर कर देते हो, इसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। अब क्योंकि टाइटैनिक में इस मैसेज के इग्नोर करने की वजह से शिप तेज चलती रही, उन्होंने स्पीड चेंज नहीं की, फिर शिप डूब गई और बहुत लोग मारे गए। इस वजह से ये जो लापरवाही है वो बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि इस लापरवाही की जो कीमत थी वो बहुत बड़ी हो गई। पर ऐसा नहीं है कि ऐसी लापरवाही लोग जनरली नहीं करते। मैं कहता हूँ आज भी लोग करते होंगे और दुनिया भर में करते होंगे, पर क्योंकि उसका नतीजा इतना भयानक नहीं होता, इस वजह से वो लापरवाही चल जाती है। वैसे ही जब टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर को ये मैसेज मिल रहा था कि यहाँ पे बहुत आइस है, उन्होंने इस मैसेज को आगे नहीं पहुंचाया, बल्कि शट अप बोल के उसको चुप करा दिया। जब ये चीज़ कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने देखी तो उन्होंने कहा ठीक है, बता दिया इनको, अब ये बिजी हैं तो ठीक है। वो भी अपनी ड्यूटी से हट के फिर सोने के लिए चले गए। अब कैलिफोर्नियन एक छोटी शिप थी और उस पर एकमात्र रेडियो ऑपरेटर जो था वो वही था, और वो अब सोने के लिए चला गया। तो 40 मिनट के बाद जब शिप टकराई और उसके 15 मिनट के बाद जब इन्होंने CQD ट्रांसमिट करना शुरू किया, तो जो शिप कैलिफोर्नियन सबसे नज़दीक थी टाइटैनिक के, वो नज़दीक होने के बाद भी मैसेज रिसीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि उनका रेडियो ऑपरेटर सोने चला गया था। ये एक बहुत बड़ी मैन मेड मिस्टेक थी। इसके आगे एक और प्रॉब्लम हुई। हालांकि ये शिप आपस में अब रेडियो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी विजुअल कम्युनिकेशन का अभी भी स्कोप था। यानी फ्लेयर्स भेज के और मोर्स लैम्प को यूज करके ये दोनों शिप्स कम्युनिकेट कर सकती थी। मोर्स लैम्प यानी आपने बहुत मूवीज में देखा होगा कि शिप्स के पास एक बहुत बड़ी लाइट होती है जिसको वो ऑन ऑफ करते हैं, जिससे एक डिस्टेंस पे दूसरी शिप उस ऑन ऑफ सिग्नल को यूज करके मोर्स कोड में कन्वर्ट करके मैसेज रिसीव या ट्रांसमिट कर सकती है। पर इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये बहुत दूर अगर शिप है तो वो उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगी। तो कैलिफोर्नियन के जो कैप्टन थे उन्होंने देखा था कि पास में एक शिप गुजर रही है, हालांकि उनको पता नहीं था कि टाइटैनिक है। उन्होंने देखा था कि शिप गुजर रही है, तो उन्होंने अपने थर्ड ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि मोर्स लैम्प के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर दो कि यहाँ पे बहुत आइस है, संभल के चलें। अब जो थर्ड ऑफिसर था उसने मोर्स लैम्प को यूज करके सिग्नल भेजा टाइटैनिक को, पर टाइटैनिक ने सिग्नल को रिसीव करके कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके कुछ देर के बाद, यानी जब आइसबर्ग से टाइटैनिक टकरा गई, उसके बाद भी जब मोर्स लैम्प से उन्होंने सिग्नल भेजा तब भी टाइटैनिक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसकी वजह से कैलिफोर्नियन के क्रू को लगा कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब कुछ देर के बाद टाइटैनिक ने फ्लेयर्स लॉन्च किए, और ये फ्लेयर्स जो उन्होंने लॉन्च किए थे, एक के बाद एक 5 फ्लेयर्स लॉन्च किए थे। पर इन फ्लेयर्स का कलर वाइट कलर। आपने इसी मूवी में भी देखा होगा कि शिप के एक एंड पे शिप का कुछ क्रू कुछ फ्लेयर्स लॉन्च कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो फ्लेयर थे ये वाइट कलर के थे। अब यहाँ पे फिर से कलर की बात आ जाती है। जो डिस्ट्रेस सिग्नल होता है वो हमेशा रेड कलर का होता है। तो कैलिफोर्नियन का जो क्रू था उसने देखा कि उस शिप से कुछ ऊपर फ्लेयर्स जा तो रहे हैं, पर वो फ्लेयर्स वाइट कलर के हैं। तो कैलिफोर्नियन के क्रू ने जब अपने कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि सर हमने वाइट कलर के 3-4 फ्लेयर्स देखे, तो कैप्टन ने कहा कि वाइट कलर का फ्लेयर तो कोई खतरे की बात नहीं है, उनका अपने में अपनी शिप्स में कोई सेलिब्रेशन चल रहे होंगे या वाइट स्टार लाइन का अपना कुछ कोड होगा, वही है। क्योंकि अगर वो डेंजर का सिग्नल भेज रहे होते तो वो रेड फ्लेयर भेजते, और इस वजह से कैलिफोर्नियन ने वो सिग्नल देखा फिर भी उस पर एक्ट नहीं किया, क्योंकि वो रेड कलर का नहीं था। टाइटैनिक की गलती ये थी कि सेलिंग पे चलने से पहले उन्होंने एक भी रेड कलर का फ्लेयर नहीं रखा था, और ये जो गलती थी आगे जाके कितनी बड़ी गलती साबित हुई। फिर जब सुबह हुई 5:30 बजे, जब कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने उठ के अपना रेडियो ऑन किया, जब कान में हेडफोन लगाए, तब उसको पता चला कि भाई यहाँ तो शिप डूब रही है। और फिर फुल स्पीड पे कैलिफोर्नियन जब टाइटैनिक के पास पहुंची, तब टाइटैनिक को डूबे हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे और किसी को भी वो लोग वहाँ से रेस्क्यू नहीं कर पाए। हालांकि कैलिफोर्नियन इतना नज़दीक थी टाइटैनिक के कि वो अगर रेडियो मैसेज टाइम पे रिसीव कर लेते तो ज़्यादातर लोगों को बचा लेते, पर उन्होंने इतना लेट एक्ट किया कि जब वो टाइटैनिक की तरफ बढ़ रहे थे तो एक शिप ऑलरेडी टाइटैनिक की तरफ से आ रही थी वहाँ के सर्वाइवर्स को बचा के, और वो शिप थी कार्पैथिया, जो आपने मूवी में भी देखा होगा। तो कैलिफोर्नियन का इतने नज़दीक होने का कोई फायदा नहीं हुआ टाइटैनिक के लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ी मैन मेड मिस्टेक थी। एक तो ये मिस्टेक हुई कि शिप के कैप्टन ने ऑर्डर दिया हुआ था कि फुल स्पीड पे चलो, जितना मैक्सिमम स्पीड कर सकते थे उस स्पीड पे वो लोग जा रहे थे। हालांकि
उनको वार्निंग मिली हुई थी कि यहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग हैं इस टाइम पे, पर फिर भी उनको शिप के जो प्राइवेट ओनर्स थे उनकी तरफ से ऑर्डर मिला था कि हमको शिप को रिकॉर्ड टाइम पे इंग्लैंड से यूएस पहुंचाना है, तो आप चलिए बिंदास, क्योंकि शिप तो डूब तो सकती नहीं है। तो इसी वजह से कैप्टन फुल स्पीड पे शिप को लेके जा रहे थे। एक तो ये मिस्टेक थी। उसके ऊपर से जब शिप एक्चुअली आइसबर्ग से टकराई उस समय शिप के कैप्टन ब्रिज पे नहीं थे, वो रेस्ट कर रहे थे। ब्रिज पे थे फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक, और उन्होंने नेविगेशन में एक ऐसी मिस्टेक की जो कि आगे जाके बहुत भारी साबित हुई। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मर्डॉक ने देखा कि आगे आइसबर्ग है तो उसने हार्ड टू स्टारबोर्ड और फुल स्टॉप का ऑर्डर दिया। यहां गलती क्या हुई इसको समझने के लिए आपको शिप के नेविगेशन को समझना पड़ेगा। टाइटैनिक में कुल मिला के 3 प्रोपेलर्स लगे हुए थे, जो 3 पंखे जैसे होते हैं ना, उनको वो स्क्रूज कहते थे। तो टाइटैनिक का जो चलने का सिस्टम था वो 3 स्क्रूज कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम था। अब ये सिस्टम काम ऐसे करता था कि ये तीनों स्क्रूज जो थे इनको आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते थे। अब इस 3 स्क्रूज कॉन्फ़िगरेशन में जो लिमिटेशन था वो ये था कि जो आउटर मोस्ट स्क्रूज थे उनके इंजन को आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चला सकते थे, पर जो बीच वाला जो स्क्रू था उसका इंजन सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता था, या तो बंद होगा या सिर्फ फॉरवर्ड मूव करेगा, रिवर्स नहीं होता था। तो जब मर्डॉक ने ऑर्डर दिया ऑल स्टॉप तो तीनों इंजन बंद हो गए। उसके बाद जब मर्डॉक ने फुल रिवर्स का ऑर्डर दिया तो जो साइड के जो 2 स्क्रूज थे वो तो फिर रिवर्स होना शुरू हो गए, पर जो बीच का स्क्रू था वो रिवर्स हो ही नहीं सकता था, वो बस वहीं पे रुक गया। इसकी वजह से जो बीच वाला स्क्रू था उसका इस्तेमाल हो ही नहीं पाया। आज बहुत सारे इंजीनियर्स और एनालिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पे बेहतर मनूवर या बेहतर ऑर्डर ये होता कि जो लेफ्ट वाला इंजन है उसको फुल रिवर्स करना चाहिए था, और जो बीच वाला और जो राइट साइड वाला इंजन है उनको फुल अहेड ही रखना चाहिए था। तो इससे होता क्या कि आपके 2 इंजन आपके शिप को आगे लेके जा रहे हैं, पर एक इंजन लेफ्ट साइड पे खींच रहा है। तो जो शिप ने धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे टर्न लिया वो धीरे धीरे ना होके झटके से शिप लेफ्ट साइड पे टर्न होती, यानी जो शिप का लेफ्ट टर्न था वो बहुत शार्प होता, जिसकी वजह से आइसबर्ग के पास पहुंचने से पहले ही शायद से ये शिप लेफ्ट साइड पे शार्पली टर्न हो जाती। अब इसमें ऑब्वियसली ये होता कि इतने शार्पली जब शिप टर्न करती तो हाँ, शिप के जो पैसेंजर्स हैं उनको बहुत जोर से झटका लगता, बहुत पैसेंजर्स गिरते, शायद से लोगों को चोट भी लगती, बहुत सारा फर्नीचर टूटता। पर यह बात तय है कि शिप उस आइसबर्ग से नहीं टकराती, क्योंकि जब मर्डॉक ने जो ऑर्डर दिए उसके बाद भी जब शिप ने टर्न करना शुरू किया तब भी शिप इतना ही टकराई कि सिर्फ साइड के हिस्से से आइसबर्ग से लगी थी। तो अगर शार्पली टर्न कर लेते तो शायद पूरी तरह वो आइसबर्ग को अवॉइड कर देते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप रोड पे बहुत तेज जा रहे होते हो और आपको अचानक से लेफ्ट या राइट टर्न लेना पड़ता है, तो अगर आप झटके से टर्न मारते हो तो आपके शिप के जो पैसेंजर्स हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा इस शिप पे भी होता है, पर लोगों की जान शायद नहीं जाती। तो इसी वजह से बहुत लोगों का ये मानना है कि मर्डॉक ने ये 3 स्क्रू कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया शिप को टर्न करवाने के लिए। एक और हाइपोथेसिस है, बहुत लोग ये भी मानते हैं कि मर्डॉक को अपनी शिप को टर्न करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, उसको बस शिप की स्पीड को मिनिमाइज करना चाहिए था। जितना हो सके शिप की स्पीड कम करता और सीधे जाके आइसबर्ग से टकरा ही जाता, बिल्कुल हेड ऑन। और ऐसा इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि शिप जाके किसी आइसबर्ग से सामने से टकराती है तो डैमेज होता है, लोगों को चोट भी लगती है, पर शिप डूबती नहीं है, या फिर डूबती भी है तो इस तरह से डूबती है कि इतना टाइम मिल जाता है कि आसपास बाकी शिप्स आके उस शिप के लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, पर इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि शायद से ये चीज़, यानी हेड ऑन जाके आइसबर्ग से टकराना, ये चीज़ टाइटैनिक के लिए काम नहीं करती, क्योंकि ये जनरली उन शिप्स के लिए काम करती है जो साइज में छोटी होती है और हल्की होती है। टाइटैनिक बहुत विशाल शिप थी और बहुत भारी थी, और वो बहुत तेज स्पीड पे चल रही थी। साइंस में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू मास। अगर कोई भारी चीज़ है और बहुत तेज चल रही है तो उसमें बहुत मोमेंटम होता है, और इतने ज़्यादा मोमेंटम को लेके अगर टाइटैनिक सामने से टकराती तो हो सकता है कि और बुरी तरह वो शिप डैमेज हो जाती। पर वही है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। ये एक हाइपोथेसिस है कि शायद से हेड ऑन टकराते, स्लो होकर टकराते तो शायद शिप उतनी बुरी तरह डैमेज नहीं होती, और अगर डूबती भी तो धीरे धीरे डूबती और लोगों को टाइम मिल जाता बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का। परंतु अंततः ये बात तो तय है कि टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराई तो उसके टकराने के बाद भी कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते थे जिसकी वजह से शायद उतने लोग ना मरते जितने लोग इस दुर्घटना में मारे गए, और शायद जितने पैसेंजर्स इस शिप पे थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।